अच्छा देखना यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, आप मुझे बताते जाना क्या क्या था करके, फिर आगे बढ़ते। व्हेन आई से बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो इसमें दो बिजनेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, कि बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो इसमें देखो क्या होगा, इज इक्वल टू बिजनेस प्लस कॉम्बिनेशन। एंड व्हेन आई से बिजनेस कंबाइन कब होता है, जब हमारे पास क्या आता है, उसका कंट्रोल आता है करके। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 1 ये था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन मींस एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर बिजनेस करके। फिर हमने ये समझा कि ये बिजनेस क्या होता है, तो इसके लिए पॉइंट नंबर आ गया आपका 2, जिसमें बिजनेस क्या होता है ये समझा। मुझे बताओ बिजनेस के कितने फीचर्स है, टोटल 3। इट शुड हैव इनपुट, इट शुड हैव प्रोसेस, एंड प्रोसेस शुड हैव एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि एबिलिटी होना चाहिए। एक्चुअल में अभी कमा रहा है कि नहीं वो मैटर नहीं करता, एबिलिटी होना चाहिए। अच्छा, इस हिसाब से अगर मैं कुछ चीजें बोलता हूं तो उसको मेरे को बताना कि उसका आंसर क्या आएगा करके। सबसे पहला, अगर स्टार्टअप की बात करता हूं, तो स्टार्टअप है जहां पे लोगों ने कुछ डेवलपमेंट वगैरह किया है, एक एप्लीकेशन भेजा है जिसका वो पेटेंट करने के लिए वो हो जाएगा। कस्टमर प्रोसेस में अभी तक एक्चुअल में सेल चालू नहीं हुआ है, हम वो स्टार्टअप को खरीदते हैं, तो क्या उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन माना जाएगा? यस, उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन माना जाएगा, बिकॉज देर इज इनपुट, देर आर प्रोसेसेस विच हैव एबिलिटी, भले वो अभी नहीं जनरेट कर रहे बट इट हैज एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं कोई शैलो कंपनी है, या फिर अगर मैं बात करता हूं कोई डमी कंपनी है, आप उस डमी कंपनी को खरीदते हो, तो अगर आप डमी कंपनी को खरीदते हो तो उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, वो बिजनेस नहीं, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। तीसरा, आप किसी कंपनी को खरीदते हो लेकिन उसका एडमिन डिपार्टमेंट और उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट नहीं खरीदते हो, क्या उस केस में उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा, बिकॉज ये नहीं खरीदा तो भी चल जाता है, हमने इनपुट और प्रोसेसेस खरीद लिए जिनमें एबिलिटी है जनरेट करने की आउटपुट। फिर उसके ऊपर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग ने थियोरी के कि बिजनेस क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट कौन सा आता है? कंट्रोल का। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो जनरली कंट्रोल कब आता है? लेस देन 50% या ग्रेटर देन 50%? ग्रेटर देन 50%। सो आई कैन से ये कब आएगा? व्हेन शेयर होल्डिंग, I can say when shareholding is greater than 50%, तो अपने पास कंट्रोल आता है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें मैंने बताई थी एक्सेप्शंस, कि कुछ चीजें ऐसी है जहां पे कंट्रोल आपका लेस देन 50% भी आ सकता है। कहां पे? तो लेस देन 50%, लेस देन 50% पे भी आपका मैं मानता हूं कि कंट्रोल माना जाएगा। कंट्रोल इज देयर इफ, मैं क्या बोलूंगा, रिमेनिंग शेयर्स जो है ना, रिमेनिंग I can say spread over n number of people, और आई कैन से हाईली डाइवर्सिफाइड, जैसा बोला कि बहुत सारे लोगों में वो डाइवर्सिफाई हो गए, किसी के पास भी 1-2% से ज्यादा नहीं है, हमारे पास 40% है, तो एट देन हमारे पास ही मेजर पावर है करके। अच्छा, तो ठीक है, दिस वाज वन एक्सेप्शन। अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे जाऊं, अगर आपको समझाऊं तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ग्रेटर देन 50% पे कंट्रोल ना आए, जैसे गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट रिलायंस का वो मेट्रो का, तो उस पर टिकट के प्राइस ये सब पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है, तो हमारा 100% कंट्रोल नहीं है। अच्छा, तो ये एक्सेप्शन होने के बाद फिर कुछ और चीजों पे आते हैं। जब ये हम परसेंटेजेस निकालते हैं, तो ये परसेंटेजेस निकालते टाइम हम लोग खाली शेयर्स को ही ध्यान में नहीं रखेंगे, हम लोग किसको ध्यान में रखेंगे? ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस को ध्यान में रखते टाइम कब ध्यान में रखेंगे देखना। तो सबसे पहले ऑप्शंस के हम दो पार्ट करते हैं, एक तो वो एक्सरसाइजेबल है या नहीं है, बट हम लोग ने ऐसा करने से पहले ऐसा बाइफर्केशन किया था कुछ, एक तो उसका फिनेंशियल इंपैक्ट एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट। अच्छा, इकोनॉमिक इंपैक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और फाइनेंशियली मतलब आप खरीदने जाते हो तो एक है डीपली आउट ऑफ मनी। डीपली आउट ऑफ मनी का मतलब होता है आप खरीदने जाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, फिर लॉस होने वाला है, और एक होता है आपका अदर केसेस। तो मुझे बताओ ऑप्शन एक्सरसाइजेबल कब है? डीपली आउट ऑफ मनी है तो एक्सरसाइजेबल है क्या? नहीं, अदर केसेस में एक्सरसाइजेबल रहेगा। अच्छा, पॉजिटिव इंपैक्ट है तो एक्सरसाइजेबल है, यहां पे एक्सरसाइजेबल नहीं है, तो मैं ये बोलता हूं जहां पे ये ऑप्शन एक्सरसाइजेबल नहीं है इग्नोर दिस, और जहां पे ये ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है consider while calculating percentages।
ऑफ शेयर्स। अच्छा, तो अभी तक ये समझा पहले ये वाला थियरी कि हमने क्या किया था, बिजनेस प्लस कंट्रोल। तो क्लियर हो रहा है 3 सीरियल नंबर, पहला बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, दूसरा बिजनेस क्या होता है और तीसरा कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में। अच्छा, और कंट्रोल कब आता है तो उसमें 3 मैंने मीनिंग भी लिखाए थे। ये जो हमने डिस्कस है वो पहला वाला डिस्कस किया, पावर टू कंट्रोल रिलेवेंट एक्टिविटीज। दूसरा होता है यू आर एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न्स, और ये दोनों क्यों है, एज अ प्रिंसिपल है करके, इसके लिए थर्ड पॉइंट था। तो ओके, तो यहां पे अपना कंप्लीट होता है थर्ड पॉइंट। फिर जरा याद करना और मेरे को बताना फोर्थ पॉइंट क्या लिखाया था। अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के लिए क्या रहेंगे आपके स्टेप्स फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन करके। स्टेप्स फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी यहां पे देखना, मान लो यहां पे एक पर्सन है ए लिमिटेड, और यहां पे एक पर्सन है बी, यहां पे एक पर्सन है, यहां पे एक कंपनी है बी लिमिटेड, वहां पे कंपनी है ए लिमिटेड। अच्छा, तो सबसे पहले समझना, हम यहां पे मान लो कौन है, एक्वायरर, और यहां पे है ये एक्वायरी। अच्छा, सबसे पहले 103 कब अप्लाई होगा, तो ये देखना 103 अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, बिजनेस, जो हमने डिस्कस कर लिया, और इसके ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर हमारा क्या आना चाहिए, कंट्रोल। तो उसके बाद यहां पे हमारा आना चाहिए कंट्रोल। तो अगर बिजनेस है, जो सेकेंड पॉइंट में बताया, थर्ड पॉइंट में बताया कि कंट्रोल भी है, तो एक्चुअल में पहला पॉइंट आ गया कि यहां पे बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है करके। एंड वंस देयर इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, स्टेप नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, मतलब जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें मैंने स्टेप्स लिखाया हुआ है। स्टेप्स में मैंने क्या लिखाया हुआ है, तो मैं स्टेप्स पहले लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लिखाए रहेंगे। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एक्वायरर। नॉर्मली एक्वायरर इज द पर्सन हु पेज पीसी। सब लोग को ध्यान देना है, या तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूं। हाँ, एक्वायरर इज द पर्सन हु पेज पीसी। अच्छा, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, याद आता है, रिवर्स एक्विजिशन। इसकी हम लोग अकाउंटिंग भी करने वाले हैं, रिवर्स एक्विजिशन की एकदम लास्ट में करेंगे। लेकिन तब क्या होगा, लेकिन अभी यहां पे एक है कि रिवर्स एक्विजिशन मतलब क्या होता है, हमारे शेयर इशू करने के बाद सामने वाला इतना होल्ड करने लगता है हमारी कंपनी में कि वो परसेंटेज ग्रेटर देन 50% हो जाता है। वैसा एक केस बताया था। अच्छा, स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई एक्वायरर। स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफाई एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट, या तो इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन। जनरली डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या रहेगा, डेट ऑफ कंट्रोल। दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इफ इट इज साइलेंट देन डेट ऑफ पेमेंट शैल बी अज्यूम्ड कि जिस दिन पैसा दिया उस दिन कंट्रोल मिला रहेगा करके। अच्छा, वंस दिस इज डन, वैसे डेट ऑफ एक्विजिशन क्यों निकाला जाता है, बिकॉज उस दिन हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन करेंगे, और उस दिन की फेयर वैल्यू निकाली जाएगी, उस दिन का गुडविल निकाला जाएगा, वैसा सब है। तो इसलिए डेट ऑफ एक्विजिशन या फिर एक्विजिशन डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, वैसा भी स्टेप्स आगे पीछे इसके बाद के हो सकते हैं। वैसे आप बताना थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था, थर्ड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ पीसी, परचेस कंसीडरेशन। इसमें याद रखना है CSCD, और प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट्स भी आने वाले जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। इसमें से सी मैंने आपको कैश बताया था कंसोलिडेशन के टाइम, एस का मतलब है शेयर्स देना, सी का मतलब है कंटिंजेंट कंसीडरेशन, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ तो शेयर्स, तो पैसा देंगे या तो शेयर्स देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। और एक होता है डिफर्ड, मतलब एक्चुअल में ये और इसमें फर्क यही है, अगर इसमें कैश मतलब आज दिया जा रहा है ये, और ये वाला मतलब 2 साल बाद दिया जा रहा है, तो उसकी क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब अगर आप याद करोगे तो कंटीजेंट वाले को डिफर्ड का एक लेजर अकाउंट बनता था, और उसके फेयर वैल्यू का चेंज या फिर यहाँ पे ये इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके वो आगे बढ़ाते थे हम लोग, तो वो एक करवाया था। तो ये पॉइंट भी डिस्कस हो जाता है, थर्ड वाला पॉइंट। स्टेप नंबर 4 शायद मैंने लिखाया रहेगा, क्या लिखाया है, INA। अच्छा ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 लिखाया हुआ है INA, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। और स्टेप नंबर 5 क्या है, गुडविल कैलकुलेशन। ओके, गुडविल कैलकुलेशन, इट कैन बी कैपिटल रिजर्व टू, और इसमें हम लोग को क्या चाहिए रहेगा, NCI। तो सबसे पहले INA क्या होता है, अभी हमारा डिस्कशन ये होगा। वैसे INA से हमारी मुलाकात वैसे कंसोलिडेशन के टाइम पे हुई है, जहां पे कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। कंसोलिडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट INA ही है। अगर एक बार वो INA का सबसे बड़ा वर्किंग बन गया तो उसके बाद तो खाली स्टेप्स फॉलो करने, NCI वगैरह निकलना, तो सबसे डिफिकल्ट खाली INA होता है। तो वहां पे डिटेल में देखा है, बट यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आने वाली है।
अच्छा, वैसे गुडविल के कैलकुलेशन में अगर मैं एक बोलूं फॉर्मेट आपको अगर याद रहे तो पहले का लिखने का इन्वेस्टमेंट विच इज नथिंग बट परचेस कंसिडरेशन जो ऊपर से आएगा अपना स्टेप नंबर 3 से, फिर प्लस एनसीआई माइनस आईएनए। अगर ये करोगे तो एक आंसर आएगा पॉजिटिव या तो निगेटिव। पॉजिटिव आया मतलब गुडविल की ज्यादा पैसा दिया करके, और नेगेटिव आया तो कैपिटल रिजर्व। अच्छा, यहां तक डिस्कशन हुआ था। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि एनसीआई को निकालने के दो तरीके हैं, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट एंड फेयर वैल्यू। प्रेफरेंस नंबर 1 पहले ये फॉलो करने का, हाँ तो फेयर वैल्यू, और उसके बाद पस ना करके, मतलब अगर ऑप्शन ही नहीं है, फेयर वैल्यू पता ही नहीं है, देन वी विल गो फॉर प्रोपोर्शनेट शेयर करके। अच्छा, सो दिस इज नथिंग बट एंटायर रिवीजन एज टू व्हाट वी हैव डन। टुडे वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थियोरी वगैरह जो था तो डिस्कस हो गया था, तो ये एक ऑलमोस्ट अपना बोल सकते हैं 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो गया, तो एक आइडिया आ गया कि क्या है करके। मतलब नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे इतना भी देख लिया ये वीडियो तो भी काफी रहेगा, इसको चाहिए तो ये करके समरी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो इसके ऊपर बेस्ड है। पहले ये वाले करेंगे एज टू हाउ टू कैलकुलेट पीसी करके, फिर आईएनए पे ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले पीसी, वैसे पीसी कैसे निकालते हैं इसके 2-3 सैंपल क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। कहां पे, कंसोलिडेशन में, कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे बनता है। तो वही थोड़ा सा रिवीजन रहेगा, कुछ क्वेश्चंस यहां पे भी है तो वो करना स्टार्ट करते। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 20 ऑन पेज नंबर 96। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन 20 पेज नंबर 96। अच्छा, लेट्स रीड द क्वेश्चन। लिखा है पेज नंबर 96 करके इसके अंदर। हाँ क्या हुआ, पेज 96 बड़ा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 20। क्या वो छोड़ पेज नंबर में एक जगह पे मिस्टेक है 1991 90 करके, वो ठीक है, अभी मैंने बोला है पेज नंबर 96 करके। लेट्स रीड द क्वेश्चन। आई फील कि हम वो कर पाएंगे करके, पहले चलो एक बार पढ़ के समझते कि क्या क्या लिखा हुआ है करके अंदर उसके। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। ए कंपनी एंड बी कंपनी ए एंड कंपनी बी आर इन पावर हाउस बिजनेस। ठीक है, पावर हाउस के बिजनेस में है ये लोग। यहाँ पे बस ये लिख देता हूँ, ये 12 मिनट से स्टार्ट होएगा आपका। और इन पावर बिजनेस कंपनी ए होल्ड्स 25%। अच्छा, मैं लिखते भी जाता हूँ समझने के लिए। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, और मुझे बताओ कौन किस में शेयर होल्ड कर रहा है, ए बी के अंदर, और कितना परसेंट शेयर ऑलरेडी है, 25% ऑलरेडी है। और शेयर्स ऑफ कंपनी बी ऑन November 1 कंपनी ए ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ कंपनी बी व्हेन इट एक्वायर्स फर्दर 65% ऑफ कंपनी बीज शेयर। तो मुझे बताओ टोटल 65 है या फिर 65 प्लस 25? फर्दर लिखा हुआ है तो फर्दर 65। तो व्हेन आई से फर्दर 65 सो दैट बिकम्स 90%। अरे 90% किस दिन हुआ है मालूम है आपका, 1 नवंबर को। तो ये आपका कौन सा डेट हो गया, एक्विजिशन डेट। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, एक्वायरर इज ए एंड डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 नवंबर एंड परसेंटेजेस कितने हैं, 90%। अच्छा ठीक है, तो 1 नवंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा करके। अच्छा आगे पढ़ते हैं। स्टेप 1 था एक्वायरर को ढूंढना। स्टेप, अगर मैं यहां पे स्टेप वाइज लिखूं, स्टेप नंबर 1 वाज एक्वायरर, स्टेप नंबर 2 इज डेट ऑफ एक्विजिशन, स्टेप नंबर 3 क्या था अपना, परचेज कंसिडरेशन, वो ढूंढना रहेगा। तो वो देखते हैं क्या है करके। और कंसिडरेशन में क्या क्या दिया है देखना। अच्छा लिखा है देयर बाय रिजल्टिंग इनटू टोटल होल्डिंग ऑफ 90%। ठीक है, वो तो मैं पता ही था। द एक्विजिशन हैड द फॉलोइंग फीचर्स, क्या क्या दिया गया है करके। पहला, ए लिमिटेड ट्रांसफर्स कैश ऑफ ₹59 लाख। अच्छा चलो पहले लिखते जाते, स्टेप नंबर 1 ऐसा, ये मतलब रफ में था। अब अच्छे से पहला एक्वायरर कौन है करके अगर मैं लिखता हूं यहां पे, फर्स्ट यहां पे, वैसे ये उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने सीधा पीसी पूछा, बट एक्वायरर कौन है तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए लिमिटेड। सेकंड, डेट ऑफ एक्विजिशन,
इज 1 नवंबर, ईयर अभी तक दिया नहीं है कहीं पे तो वो नहीं लिख रहा। उसके बाद थर्ड आएगा आपका परचेज कंसीडरेशन। तो परचेज कंसीडरेशन के लिए हम लोग को एक वर्किंग वगैरह बनाना पड़ेगा, देखते हैं वो क्या है करके। और तो चलो वर्किंग बनाना ही अपन स्टार्ट करेंगे परचेज कंसीडरेशन के लिए भी। ये अपना हेडिंग रहेगा परचेज कंसीडरेशन जो भी हम लोग निकालेंगे करके। और परचेज कंसीडरेशन इज समथिंग विच इज पेड बाय हुम टू हुम, ए टू बी और बी टू ए, ए टू बी, ठीक है। अब वो क्या क्या दे रहा है देखते हैं। कंपनी ए ट्रांसफर्स अ कैश ऑफ ₹59 लाख, तो ये पीसी में आएगा, यस। एंड 1 लाख शेयर्स ऑन 1 नवंबर, और 1 लाख शेयर्स भी दे रहा है। द मार्केट प्राइस ऑफ ए लिमिटेड शेयर्स ऑन द डेट ऑफ इशू इज ₹10 पर शेयर, ये मार्केट प्राइस है। और फेस वैल्यू भी नॉर्मली कुछ नहीं बोला रहेगा तो 10 रहता है। तो देखो इस केस में क्या होगा, अगर मैं पीसी निकालने जाऊं तो देखते जाना। सबसे पहली चीज आपकी क्या आ जाएगी, कैश, जो कितनी है आपकी 59 लाख। उसके बाद दूसरा आ जाएगा शेयर्स, और आप शेयर्स कितने दे रहे हो, तो 1 लाख शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस इज 10, सो दैट कम्स टू 10 लाख। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो वैसा है कि आगे है आपका the equity shares issued as per this transaction will comprise 5% of the post acquisition equity capital of A Limited। कुछ लाइन का मतलब समझता है, मतलब शेयर इशू करने के बाद जो टोटल शेयर्स बने ए के, उसके अंदर ये 5% इंडिकेट करते, मतलब ये लोग इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे कि रिवर्स नहीं है करके। अगर यहाँ पे ये 5 की जगह पे 55% होता तो ये रिवर्स एक्विजिशन होता, तो उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है, वो हम बाद में देखने वाले लास्ट में। अच्छा, नाउ देयर इज वन मोर कंसीडरेशन, सी हो गया, एस हो गया, उसके बाद क्या आता है वापस सी, कंटिंजेंट कंसीडरेशन। देखते हैं। कंपनी ए एग्रीज टू पे एडिशनल कैश ऑफ ₹7 लाख if cumulative profit of B Limited exceeds 70 लाख over the next 2 years, मतलब आने वाले 2 साल में अगर प्रॉफिट 70 लाख के ऊपर जाएगा तो कितना दिया जाएगा, 7 लाख रुपया दिया जाएगा। At the acquisition date, it is not considered probable that extra consideration will be paid। मतलब देखो मैं आपको ये समझा रहा हूं, और कितना रुपया दिया जाएगा पहले मैं समझाने के लिए यहां पे देखो बता रहा हूं। आई विल पे 7 लाख रुपीज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 2 years, provided if my profit is greater than 70 lakhs for next 2 years, over 2 years करके वैसा बोला। आगे लिखते हैं at the acquisition date it is not considered probable that extra consideration will be paid। मतलब मुझे क्या लग रहा है आगे जाके 70 लाख के ऊपर प्रॉफिट जाएगा, नहीं जाएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि ज्यादा चांसेस, मतलब मैं बोल सकता हूं ग्रेटर देन 50% चांसेस है कि 7 लाख नहीं देना पड़ेगा, लेकिन थोड़े बहुत चांसेस है कि शायद देना भी पड़ेगा, लेकिन वो लेस देन 50% चांसेस है। तो आगे पढ़ते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिंजेंट कंसीडरेशन इज 3 लाख ऑन द एक्विजिशन डेट। वो सारी कहानी के बाद बोला कि उस कंटिंजेंट कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू कितनी है, 3 लाख। अब वैसे तो ये हमारा काम नहीं होता, निकालना पड़ा। अगर बताना हो तो ऐसा है कि लेस देन 50% लेटर से यहाँ पे 60% चांस से नहीं देना पड़ेगा, 40% चांस से देना पड़ेगा। तो कितना आता है 40%, मतलब 7 लाख का 2,80,000। या तो मान लो अगर मैं बोलता हूं 45% निकालो जरा, 3,15,000। ये कब देना पड़ेगा, 2 साल बाद। मैंने ऐसा बोला कि और 55% चांस है कि नहीं देना पड़ेगा, दैट इज हाईली प्रोबेबल है कि नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो लेस प्रोबेबिलिटी वो लगता है कि देना पड़ेगा। 45% प्रोबेबिलिटी है तो 3-15 देना पड़ेगा, और ये कितने साल बाद देना पड़ेगा, 2। तो उसकी आज की क्या निकल जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो सारा कुछ मिला के सीधा उन्होंने दे दिया कि 3 लाख रुपया है करके फेयर वैल्यू। तो हमें वो सारा दिमाग लगाना नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला था कंटीजेंट कंसीडरेशन आएगा तो आपको दिमाग नहीं लगाना रहेगा, ये सारा दिमाग वो लोग लगा के दे देंगे आपको कि 3 लाख है। तो मैं अगर सिंपल बोलूं तो ये सारा आप इग्नोर करो और सीधा उसकी फेयर वैल्यू लिख दो, जो कितनी रहेगी आपकी, 3 लाख। तो चलो लिख देते थर्ड वाला पार्ट, थर्ड कंटीजेंट कंसीडरेशन।
इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, हमेशा फेयर वैल्यू जो दी है वो लिख देनी है, 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपीज, ओके। एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ए लिमिटेड पेज एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट ऑफ 1 लाख। एक्विजिशन रिलेटेड मतलब बिजनेस अगर खरीदना है तो मान लो हमने किसी कंपनी को बीच में अपॉइंट किया, लाइक पीडब्ल्यूएस और एनी कंपनी, एनी फर्म, सीए फर्म, जो सारा कैलकुलेशन करके पता है कि क्या कैसे करना है। देयर इज वन बिजनेस, देयर इज अनदर बिजनेस, बट एक्विजिशन के लिए कुछ अकाउंटिंग करनी है या फिर जो भी चीजें करनी है, बातचीत वगैरह, तो उसमें बीच में कोई ट्रांजेक्शन का कॉस्ट लगा है 1 लाख रुपया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये पीसी में आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? परफेक्ट। वैसे ये किसको नहीं दे रहे? एक्वायरी को। लॉजिक समझना क्यों? मान लो मैं आपको एक चीज वैसे समझा देता हूं, आपने आंसर तो सही दिया है, बिकॉज पीसी इज समथिंग विच इज पेड टू ओनर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। फिर भी एक चीज यहां पे समझना, और लेटस से बी लिमिटेड है, उसके INA है आपके, उसके INA है 100, आपने पीसी 120 दिया तो गुडविल कितना आया? 20, बराबर। अभी आपने किसी कंपनी को हायर किया है, INA 100 ही है, PwC अभी 120 पीसी मान लो है, और प्लस आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाया हुआ है। अभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट वेरी करेगा, आप जिसको अपॉइंट कर रहे हो, PwC को करोगे तो शायद अलग रहेगा, किसी और फर्म को करोगे तो अलग रहेगा। तो जस्ट बिकॉज मैं बोलता हूं मैंने एक अच्छी कंपनी को अपॉइंट किया है जहां पे मैंने 30 रुपया देना पड़ा ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो उस हिसाब से टोटल 150 अगर आप पीसी में बोलते हो तो अब लोगे इस हिसाब से कंपनी की गुडविल 50 हो गई। तो वैसा नहीं है, मतलब मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा या कम दूं उससे मैं कंपनी की गुडविल कम या ज्यादा कर रहा हूं, एक्चुअली उसका और उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। या तो आप जो सिंपल बोलते वो भी सही है, बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज नॉट पेड टू द कंपनी, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, तो भी बात सही है। तो ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना हो तो सिंपल है। तो उसकी एंट्री क्या आएगी? लेकिन एंट्री तो करनी पड़ेगी, P&L टू कैश बैक, अपना खर्चा है खाली करके, तो P&L में जाएगा, ठीक है। तो उसको भी यहां पे नहीं लिखते, वो P&L में जाएगा। वहां पे फिर भी अगर आपको साइड में लिखना हो, बिकॉज वो लोग ने मुझे मेन ट्रांजैक्शन कॉस्ट अपने को नहीं पूछा है, उन्होंने मेन, अगर लास्ट लाइन पढ़ोगे, डिटरमाइन द अकाउंटिंग अंडर एक्विजिशन मेथड और बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो अकाउंटिंग पूछिए, उसका मैं एक एंट्री बाद में पास करवा दूंगा। लेकिन अगर आपको साइड में लिखना है तो आप लिख सकते हो P&L टू बैंक, नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी करके अगर लिखना है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट गया, ओके ठीक है। अब मुझे बताओ इसके बाद एक और कंसीडरेशन बचती है, कौन सी? डिफर्ड। तो चलो पढ़ के देखते कहीं पे मिलता है क्या। पॉइंट नंबर एनसीआई से कनेक्टेड है, इसको तो बाद में देखना होता है। और द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज टू बी डिटरमाइंड टू बी 7,50,000 एट द एक्विजिशन डेट बेस्ड ऑन मार्केट प्राइसेस। अच्छा, मुझे ये समझ में आता है कि एनसीआई फेयर वैल्यू पे आने वाला है, बिकॉज फेयर वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। कंपनी, अच्छा लिखा भी है, ए इलेक्ट्स टू मेजर द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू, वो नहीं भी दिया होता तो वो अज्यूम्ड था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रीवियसली हेल्ड नॉन कंट्रोलिंग इक्विटी इंटरेस्ट, उसका कुछ बोला हुआ है। अब ये किससे कनेक्टेड है? प्रीवियसली से। तो मुझे बताओ यहां पे डिफर्ड के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, मतलब यहां पे पीसी में अभी तक कितना आएगा? 3 चीज आएगा। जस्ट टेक द टोटल, कितना आता है इसका फिर? 72 लाख। अच्छा, दिस 72 लाख हैज बीन पेड टू एक्वायर 90% और 65%? 65%। अच्छा, तो ये 65% को इंडिकेट कर रहा है, याद रखना। जो आपने पीसी दिए, जो आपने शेयर्स खरीदे 65%, उसके लिए जो दिया। अब मुझे बताना एनसीआई 35% रहेगा या 10% रहेगा? 10%। समझ में आता है? तो एनसीआई 10% है, मतलब ऊपर जो वैल्यू रहेगा, जो कंपैरिजन वाला है इन्वेस्टमेंट, वो 65% का नहीं होना चाहिए, वो 90% का होना चाहिए। तो उससे कनेक्टेड, मतलब या तो शायद आपको याद रहे तो जब भी अगर ऑलरेडी एक लॉट खरीद के रखा है तो उसको भी रीवैल्यू करना पड़ता है, सीएफएस में किया था, तो टोटल फेयर वैल्यू पता चलेगी 90% की, और उसकी कंपैरिजन उसकी आईएनए से होगी, तो फिर एक्चुअल में पता चलेगा कितना गुडविल है करके। तो यहां पे अगर मैं सिंपल बोलूं तो एक्चुअल में मेरे को क्या बोला है? मेरे को 25% की क्या चाहिए? फेयर वैल्यू चाहिए। तो मुझे 90% की फेयर वैल्यू मिल जाएगी ऐड करने के बाद। तो लेट्स रीड, प्रीवियसली हेल्ड नॉन कंट्रोलिंग इक्विटी इंटरेस्ट, कंपनी ए हैज ओन्ड 25% ऑफ द शेयर्स इन द। अच्छा, प्रीवियसली हेल्ड नॉन कंट्रोलिंग इक्विटी इंटरेस्ट क्यों बोला? बिकॉज जब पहले हमारे पास 25% थे ना, तब हम एनसीआई थे, आउट ऑफ 100 तब हम कौन थे? एनसीआई। तो उसके लिए अभी बात किया है कि प्रीवियसली हेल्ड जो 25% थे तब हम एनसीआई थे, तो कंपनी ए हैज owned 25% of shares in company B for several years. Okay, at November 1 the investment is included in company A's
कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट कितने पे दिख रहा है वो 6 लाख पे दिख रहा है। अच्छा, अब वैसे अगर कुछ डाउट क्रिएट करूं और फिर खत्म करूं तो भी वो आपको समझ में आए। या तो चलो नॉर्मली अभी ये इन्वेस्टमेंट कितने के ऊपर दिख रहा है, 6 लाख के ऊपर दिख रहा है। अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड, वैसे मैं आपको बताऊं तो एक होता है कि अगर मेरा ग्रेटर देन 50% है तो भी कंसोलिडेशन होता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन विद सब्सिडियरी। और अगर मैं लेस देन 50% हेल्ड करता हूं जो हमारा अभी तक पेंडिंग है तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन विद जॉइंट वेंचर और यू कैन से एसोसिएट। जो हम लोग ने कभी लेस देन 50% पे कंसोलिडेशन नहीं किया उसको हम लोग कंसोलिडेट करते हैं इक्विटी मेथड से। देयर इज वन मेथड, उसके लिए अलग मेथड यूज होता है, फुल कंसोलिडेशन नहीं होता। फुल कंसोलिडेशन कब होता है, जब हम ग्रेटर देन 50% होल्ड करते हैं, बिकॉज तब हम कंपनी को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। Even though you are holding 60%, still all the decisions are taken by you. So you never say that you control 60%. You control 100%. You are owner of only 60%. इसलिए यही सब तभी बताया था। थोड़ा थोड़ा याद आता है क्या? आप अगर एक मशीनरी है जिसमें आप बोलते हो कि मैं जो बोलूंगा 60% होगा, 40% बोलेगा वो दूसरा होगा, वैसा थोड़ी होगा। जो मैं बोलूंगा वही होगा मशीनरी के साथ। तो एक्चुअली मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं पूरे कंपनी को 60% के साथ। तो इसलिए हम लोग जब कंसोलिडेशन करते थे तो दूसरी कंपनी का 60% ऐड करते थे या फिर पूरा ऐड करते थे? याद आता है ये सब पूरा? तो वो तब समझाया था। अब मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि एक इक्विटी मेथड है जो थोड़ी देर बाद आपको समझाया जाएगा। जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन खत्म होगा फिर मान लो उसके बाद आपको ये समझा दूंगा कि इक्विटी मेथड से कंसोलिडेशन कैसे होता है करके। अभी के लिए यहां पे ये लिखा है कंसोलिडेशन में आपका 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है जो किसी एक मेथड से वैल्यू किया गया था, उसकी अभी फेयर वैल्यू कितनी है? 20 लाख। तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 25% वाला इन्वेस्टमेंट 6 लाख पे। एक एंट्री पास करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का। एंट्री क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन का आपका तो कितना आ जाएगा गेन, उस हिसाब से 14 लाख आ जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में कितने पे दिखेगा? अभी 20 लाख पे। तो यहां पे जब मैं लिखूंगा अभी जो पहले का 25% है वो मेरे को बताना 6 लाख पे आएगा, 14 लाख पे या 20 लाख पे? 20 लाख पे पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो मैं यहां पे ऐड एक चीज और कर दूंगा, फेयर वैल्यू of previously held investment which is 20 lakh. So accordingly अपना जो 90% होल्डिंग है उस कंपनी में उसकी टोटल फेयर वैल्यू कितनी बन जाएगी? 92 lakhs। बोलो। वो जो 7.5 लाख दिया थर्ड स्टेप में, कहां पे 7.5 है? हाँ, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 10% स्टेक का 7.5 लाख है फर्स्ट नवंबर को। तो उसके प्रोपोर्शन में 25% का नहीं आएगा? मैंने वैसे पहले भी समझाया था, बट फिर भी इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर 80% की जो फेयर वैल्यू है तो वो 20% की ही हो। बिकॉज जब तू किसी चीज का अगर फ्लैट है या फिर कोई भी चीज अगर तू 8 रूम खरीद लेता है तो उसके लिए जो 2 पे किया उसके बाद तो उसी दिन अगर 2 और रूम के लिए अगर बात करेगा जिसके पास वो है तो शायद वो अलग रेट भी मांग सकता है करके। कोई प्रॉपर्टी है जिसका तूने 80% खरीदा, तूने 80% के लिए जितना पे किया, इट इज नॉट नेसेसरी जब तू 20% और खरीदने जाएगा तो तेरे को उसी प्रोपोर्शन में चार्ज करेगा, वो ज्यादा भी चार्ज कर सकता है। हाँ, बिकॉज तू पूरा एक साथ लॉट खरीद रहा है करके, तो वो पूरे चीज का वो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा करके वो ज्यादा भी चार्ज कर सकता है अभी। एंड फॉर अस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो आई कैन नॉट आर्ग्यू बिकॉज फेयर वैल्यू ऑफ अगेन वो प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा, फेयर वैल्यू अलग अलग ही रहेगा। 10% का अलग रहेगा और उसका अलग रहेगा। मतलब एज ऑन दैट डेट मान लो तेरे पास किसी कंपनी का शेयर्स है 25%, 3 लोग है, तेरे पास 25 है, तूने एक से खरीदा 65%। उसी दिन पे अगर तू दूसरे एक पर्सन को जिसके पास 25% है वो खरीदने जाए तो तेरे से ज्यादा प्राइस भी मांग सकता है, बिकॉज वो बोलेगा कि मैं इसको बेचूंगा तो इसके पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा। मतलब हर एक की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एंड फॉर अस आई विल नॉट आर्ग्यू बिकॉज इट इज देयर इन द क्वेश्चन, बट स्टिल इट कैन बी डिफरेंट। अदरवाइज तो एनसीआई हमेशा फेयर वैल्यू पे आता, बिकॉज जो तूने ऊपर पेमेंट किया है ना, फिर
वो भी तो इंडिकेट कर रहा है 65% को या 90 को, तो ऑटोमेटिकली एनसीई हमेशा वैसे ही आ जाएगा, फिर तो पर्सना की कोई बात ही नहीं आएगी। अगर तू बोल रहा है वो हमेशा प्रोपोर्शनली आ सकता है वैल्यू तो। अच्छा, अब बताना ये 92 लाख से 90% का। अब इसका कंपैरिजन आईएनए से होगा, तो आईएनए चाहिए रहेगा। और आगे पढ़ते हैं सबसे पहले। अच्छा, स्टेप नंबर 3 के बाद मैंने आपको स्टेप नंबर 4 क्या लिखाया था वैसे? आईएनए। अच्छा, तो आईएनए है क्या अपने पास दिया हुआ? INA, दैट इज आइडेंटिफाइबल नेट असेट, में शॉर्टकट में लिख रहा हूं। इफ यू रीड समवेयर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट इज 60 लाख रुपीज। अच्छा, और पूछा उन्होंने कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी करके। डिटरमाइन द अकाउंटिंग अंडर एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मतलब वो बिजनेस एक्विजिशन बोलते हैं, लेकिन उसको शॉर्टकट में बोलते हैं एक्विजिशन मेथड करके। फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन बाय ए लिमिटेड, तो देयर इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो स्टेप नंबर 5 क्या आ जाएगा आपका? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। पहले इतना लिख लो, फिर आगे ये करता है। हाँ, एक सेकेंड। और मैं यहाँ पे मेरी एक फॉर्मेलिटी है जो कंप्लीट कर देता हूँ, लिखना पेंडिंग है तो। हाँ, तुमने लिख दिया, मैं लिख देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और आई कैन से कैपिटल रिजर्व। इसमें पहला रहेगा, अगर हम ये देखें तो फर्स्ट आई विल राइट परचेज कंसिडरेशन और आई कैन से इन्वेस्टमेंट। टोटल 90% में उसका लिख रहा हूँ, प्लस NCI। अच्छा, NCI कौन से वैल्यू पे आएगी आपकी? फेयर वैल्यू, बिकॉज इट इज देयर इन द क्वेश्चन, विच रिप्रेजेंट 10%। तो टोटल हो गया 100%। ये हो गया 92 लाख, ये हो गया 7,50,000 minus INA, that amounts to 60 lakh rupees. Fine. So if you do this, तो आपका आंसर कितना आएगा? 50,000। अच्छा, एंड दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव है, तो ये गुडविल है। फाइन। अगर हमें एंट्री पास करनी हो, बिकॉज दे आर आस्किंग डिटरमाइन द एक्विजिशन अकाउंटिंग अंडर एक्विजिशन मेथड, तो वैसे एंट्रीज कितनी आएंगी यहाँ पे मालूम है आपकी? 2 आएगी। एक तो एक रीवैल्यूएशन की भी आने वाली है, तो एक रीवैल्यूएशन की एंट्री कर देते हैं, और दूसरा फिर वो अपना एक्विजिशन की। तो चलो, पहला एंट्री। फर्स्ट आपका एंट्री रहेगा नवंबर 1 को। मैं ऐसा जर्नल वगैरह नहीं बना रहा हूँ, आप डेट पर्टिकुलर्स वगैरह समझ जाओ। और पहला आपका रीवैल्यूएशन एंट्री आएगा, विच इज इन्वेस्टमेंट in B Limited to profit and loss account, which is 14 lakh। 14 लाख कैसे आया? तो 20 लाख का टोटल फेयर वैल्यू है, उसमें से 6 लाख ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी बताना मेरे को। तो इसके बाद आएगी आपकी परचेज कंसिडरेशन और एक्विजिशन एंट्री। अब इसमें ऐसा है कि आपके असेट्स आएंगे और लायबिलिटीज आती है, बट सीधा यहाँ पे डेबिट में क्या आ जाएंगे आपके असेट्स, दैट इज आइडेंटिटी। या तो सिंपल ये एंट्री से जाने का ऊपर वाले INA को लिख देने का पहले, विच इज 60 lakhs। उसके बाद NCI कहाँ पे आएगा आपका? क्रेडिट में, टू NCI 7,50,000 एंड टू एक्चुअल में क्या क्या आएगा उसमें? PC का पूरा वो ये होगा, बाइफिकेशन होगा। मतलब पहले क्या आएगा? टू इन्वेस्टमेंट। समझता है ये क्या किया? इन्वेस्टमेंट इन B लिमिटेड, जो
एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग इज 92 lakhs का बाइफिकेशन दे रहा हूँ एंट्री में, कि वो अपना 92 लाख उसमें से इन्वेस्टमेंट 20 लाख का चले जाएगा, बिकॉज हम क्या करें कंसोलिडेशन, अभी तो वो हमारे ही है करके ऐड कर रहे हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज ऐड होंगे और वो इन्वेस्टमेंट के हिस्से। डाउट है क्या? नहीं ना। फिर उसके बाद 2 क्या आएगा बताओ? ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना ये वाला 10%, ये 25% और अभी 65% के लिए क्या क्या आएगा? तो 2 आएगा आपका कैश, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 कंटिंजेंट कंसिडरेशन। So you are going to pay I think 59 lakh rupees। अच्छा, शेयर्स में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ सकता था, बट इट इज नॉट गोइंग टू कम बिकॉज मार्केट वैल्यू इज 10 itself, तो कोई टेंशन नहीं है। तो 1 लाख इंटू 10 दैट इज 10 लाख। देन कंटिंजेंट कंसिडरेशन में क्या आ जाएगा आपका? कितना था ये ऊपर? 3 लाख। तो इट इज नथिंग बट एक्चुअली ये टोटल करोगे 92 लाख आएगा, वो उसी का बाइफर्केशन है। और गुडविल आप डेबिट में देखोगे ना 39,50,000 आ जाएगी। आप करना है तो वो बैलेंसिंग कर सकते हो, यहाँ पे गुडविल आ जाएगी विच इज बैलेंसिंग फिगर, बीइंग इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड, बीइंग गुडविल रिकॉग्नाइज्ड ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन। नरेशन में कुछ भी चिपकाते हो चल जाता है, नो वन इज गोइंग टू रीड दैट, वैसा है। क्या हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है वहां पे वो, और ये इसका वो आगे बढ़े। ऐसे कुछ और छोटे मोटे क्वेश्चन है, फिर एक बड़े क्वेश्चन आएंगे थोड़े थोड़े करके। तो सबसे पहले अभी एक और छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, फिर कुछ कंसेप्ट्स पे आते हैं। अच्छा, लेट्स रीड द क्वेश्चन। चलो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 36, पेज नंबर है 104। अच्छा, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है करके। लिखा हुआ है एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू 31st March एवरी ईयर। ओके, on 1st July 2017 ABC Limited acquired 75% of equity share capital of JKL Limited। तो यहाँ पे देखो दो कंपनीज है, अगर मैं आपको बताऊँ तो एक है आपकी ABC Limited और एक है JKL Limited। किसने किसको खरीदा है? ABC ने JKL के कितने शेयर्स खरीदे? तो 75%। ओके, 75% खरीदे तो इसे ये पता चल गया कि ये एक्वायरर बन गया। और दूसरा, ये कब खरीदा है? डेट अगर आप देखोगे तो ये खरीदा हुआ है कब? आपका 1 जुलाई 2017। तो ये हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 3, ये खरीदने के लिए उसने क्या क्या रुपया दिया? वो क्या हो गया आपका? पीसी करके, परचेज कंसिडरेशन। पहला था एक्वायरर, दूसरा था डेट ऑफ एक्विजिशन,
थर्ड है आपका परचेस कंसिडरेशन। व्हाट ऑल थिंग्स ही हैज पेड, तो सबसे पहले देखते हैं द इशूड शेयर ऑफ जेके लिमिटेड इज 120 लाख इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब समझना, इसके पास शेयर्स कितने थे, तो 120 लाख क्या थे, शेयर्स थे जो इसने इशू किए थे। तो 120 लाख हमने पूरे खरीदे या 75% खरीदे, 75%। अच्छा ओके। तो अगर मैं आपको पूछता हूं शेयर्स एक्वायर्ड, तो हमने कितने खरीदे रहेंगे, 120 लाख इंटू 75% मतलब 90 लाख। वी हैव एक्वायर्ड 90 लाख शेयर्स। फाइन, लेट्स रीड अहेड, देखते क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज रिटन इज डिटेल्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन आर एज फॉलोज। ओके, पहला, ऑन 1 जुलाई 2017 एबीसी लिमिटेड इशूड 2 शेयर्स वगैरह, मतलब अभी आपको इंफॉर्मेशन किस चीज की दी है, पीसी कि व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव पेड करके, तो वो एक एक चीज करके लिखते जाएंगे। अगर अभी मेरे को फेयर में लिखना हो तो सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 में क्या लिखूंगा, एक्वायरर करके। तो आपका एक्वायरर कौन है, सेकेंड रहेगा आपका डेट ऑफ एक्विजिशन, और थर्ड रहेगा परचेज कंसिडरेशन। in order to acquire 75% shares. So first of all, acquirer is ABC Limited. Date of acquisition is 1st July 2017. Now let us calculate purchase consideration. चलो देखते हैं आगे क्या क्या है, अभी इसमें क्या क्या इसने पे किया है करके। अच्छा, वैसे हमने कितने शेयर्स खरीदे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूँ तो कितने शेयर्स खरीदे, 90 लाख शेयर्स एक्वायर्ड। अच्छा, एक एक करके आप भी मुझे बताते जाओगे अभी क्या क्या आएगा करके। तो सबसे पहला चीज, वी आर पेइंग व्हाट ऑन 1 जुलाई एबीसी लिमिटेड इशूड 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स एक्वायर्ड इन जेके लिमिटेड on 1st July 2017. The market value of equity share in ABC Limited was 6.5. आप बता सकते हो शेयर्स का क्या रहेगा। सबसे पहले शेयर का, अगर हम यहाँ पे बात करें शेयर्स की, तो देखो क्या होगा, एक्वायर्ड इज टू इशूड। तो मुझे बताना रेशियो हम कितना दे रहे, 2 शेयर्स आर इशूड फॉर हाउ मेनी एक्वायर्स, 3। अगर 3 आएंगे तो 2 देंगे हम लोग, और हम लोग ने कितने खरीदे हैं, तो 90 लाख शेयर्स हमने खरीदे हैं, तो कितना आ जाएगा, 60 लाख शेयर्स इनटू आपका ये क्या है, आपका 6.5 है करके, तो इनटू 6.5 कर देना, 3.9 CR, या फिर मैं इसमें ही रखता हूँ लैक्स में, बिकॉज वो डेटा लैक्स में रखता हूँ, ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा फ्रैक्शन हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या दिया है देखते ज़रा सेकंड वाले पॉइंट में। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ जेके लिमिटेड इज 6। इसका क्या यूज होगा, एनसीआई के लिए, एनसीआई की फेयर वैल्यू पता चलेगी 6 रुपया है, तो जो बचा हुआ पार्ट है इंटू 6 करेंगे तो उसका फेयर वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं, ऑन 30th June 2018 एबीसी लिमिटेड विल मेक अ कैश पेमेंट ऑफ 71,50,000 और टू द फॉर्मर शेयर होल्डर्स ऑफ जेकेएल लिमिटेड। हम क्या दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन किस दिन पे दे रहे हैं वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 30th जून। और आगे क्या लिखा हुआ है, 2018। इट मीन्स डेट ऑफ एक्विजिशन है या 1 साल बाद है, इट मीन्स आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू। ये डिफर्ड कंसिडरेशन है, खाली कंसिडरेशन नहीं है, कैश नहीं है, वो डिफर्ड कंसिडरेशन है। हु सोल्ड देयर शेयर्स टू एबीसी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को उसने शेयर दिया, लेकिन हम पैसा 1 साल बाद दे रहे हैं। ऑन 1 जुलाई 2017 एबीसी लिमिटेड वुड हैव टू पे इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ 10%। एक तरीके से ये रेट है उसको डिस्काउंटिंग करने का करके। तो एक्चुअली यहाँ पे अभी कैश नहीं लिखना चाहिए, डिफर्ड कैश, दैट इज उसको हम लिखेंगे डिफर्ड कंसिडरेशन। कैलसी पे वो कैसे करने का आपको पता है, 1 डिवाइडेड बाय वो 1.
और आंसर कितना आता है 65 लाख आएगा अगर आप करोगे तो। एक बार करना कैलसी पे वो। तो यहां पे अपना हो जाता है पॉइंट पहला शेयर्स दिया है, दूसरा डिफर्ड कंसिडरेशन, अभी तीसरा पॉइंट on 30th June 2018 ABC Limited will make a cash payment। अच्छा ये पढ़ लिया था मैंने वापस। on 30th June 2019, अब ये कितने साल बाद वाला है? 2 साल बाद वाला है। मे मतलब हो भी सकता है नहीं भी, जैसे ही मे आया मतलब क्या कंटिंजेंट है। मे मेक अ कैश पेमेंट ऑफ जितना भी रुपया रहेगा टू द फॉर्मर शेयर होल्डर ऑफ जेके लिमिटेड who sold their shares to ABC Limited। मतलब हम शेयर होल्डर को कुछ पैसा देने वाले हैं, अगर प्रिसाइसली बोलूं तो कुछ 3 करोड़ है वो। वी मे पे प्रोवाइडेड, आगे लिखा है on 1st July this payment is contingent upon the revenues of ABC Limited growing by 15% over the 2-year period from the 1st July to 30। सब टाइम पास है, मतलब हम लोग को क्या ढूंढना है? खाली फेयरवेल। तो आगे लिखा हुआ है ऑन 1st July 2017 द फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन वाज कितना? 250 लाख। सो अपने लिए यही काम का है। तो थर्ड कंटिंजेंट कंसिडरेशन, उन्होंने अपना दिमाग लगाया रहेगा, प्रोबेबिलिटी लगाया रहेगा, और उसके बाद सारी फेयर वैल्यू आ गई आपकी 250 लाख। अच्छा आगे पढ़ोगे अगर तो लिखा हुआ है ऑन 31st March 2018 द फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिंजेंट कंसिडरेशन इज 220 लाख। ये 1 साल बाद जो लेजर अकाउंट ओपन होगा और ये डिफरेंस पीएनएल में जाएगा, तो वो तभी का तभी देख लेंगे। अभी हम लोग डेट ऑफ एक्विजिशन पे है, तो अभी फेयर वैल्यू 250 लाख है। अच्छा आगे पढ़ते हैं ऑन 1st जुलाई द कैरिंग वैल्यू। अभी तो पेमेंट की सारी बात हो गई, इसमें कैश कंसिडरेशन नहीं है कि आज कुछ कैश में नहीं दे रहे। एक तो डीले है, क्या तो कंटिंजेंट है, तो शेयर्स है। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? परचेस कंसिडरेशन और आई कैन से इन्वेस्टमेंट आपका जो 75% है उसका वैल्यू। तो जस्ट टेक द टोटल 705 लाख, और ये कितने परसेंट के लिए है? 75। ओके अब मुझे क्या ढूंढना रहेगा? इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ INA आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो चलो अगर मैं यहां पे लिखता हूं फोर्थ वाला पार्ट INA, तो पढ़ते हैं इसके अंदर ऑन 1st July 2017 द कैरिंग वैल्यूज ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ JKL लिमिटेड। कैरिंग वैल्यू मतलब समझता है बुक वैल्यू, एंड हमें बुक वैल्यू चाहिए या फेयर वैल्यू चाहिए? फेयर वैल्यू। कुछ एग्जांपल दूं या वो याद आता है कुछ कि बुक वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो मार्केट में वैल्यू है उस हिसाब से हमने कितना ज्यादा दिया वो एक्चुअल में गुडविल रहेगा। तो आगे लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी वाज 6 करोड़, 6 करोड़ था उनका बुक वैल्यू। ऑन 1st जुलाई विच इज डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ दीज नेट एसेट इज 7 करोड़। तो INA क्या रहेगा? 7 करोड़। यहां तक बात खत्म हो जाती, बट ऐसा नहीं है, कुछ तो डिफिकल्ट है। द रेट ऑफ डिफर्ड टैक्स टू अप्लाई ऑन टेम्पररी डिफरेंस इज 20%। अच्छा ये कंसोलिडेशन में एक बार सिखा दिया गया है। अब मुझे INA बताओ क्या आएंगे रफ में करके? INA बताना कितने आएंगे? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऐड होगा, लेस होगा, सोचो। DTA क्रिएट होगा या DTL क्रिएट होगा? DTL। और मेरे को INA कितने आएंगे नेट ये बताओ। रुको मैं देखता हूं, तुम आंसर निकालो कि क्या है, किधर निकाला है। कितना आंसर आया तुम्हारा? 68 680 लाख। चलो तो ठीक है, बराबर याद आता है वैसे। चलिए तो मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, सुनना जरा एक बार बोलने के लिए। कैरिंग अमाउंट 100 है, दिस इंडिकेट्स कि इतना क्या मिलेगा आपको? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। लेकिन जो बुक जो अपने अकाउंट में वही टैक्स बुक में उतना लिखा हो जरूरी नहीं है। टैक्स की बुक में उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है? 80 रुपया। तो आगे जाके डिडक्शन कितना देंगे टैक्स वाले? 80 का ही देंगे। तो दिस इंडिकेट्स कि अगर आपका 20 का ज्यादा है कैरिंग अमाउंट, तो मतलब ये कैरिंग अमाउंट 20 से ज्यादा है, तो इसके ऊपर ज्यादा क्या आने वाला है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्स्ट्रा है।
तो इसके ऊपर एक्स अमाउंट से जो भी टैक्स लगेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा टैक्स रहेगा, तो ये क्या रहेगा DTL। मतलब आंसर ऐसा कुछ बताया था कभी, वापस अच्छे से बताओ, इतना भी बोला तो समझ में आ गया, समझ में। तो अब मैं यहां पे देखता हूं, तो मुझे ये बताना, अभी यहां पे एक अजम्पशन लिया एक्चुअली तुम लोग ने जब ये किया, तो ओल्ड कंपनी की बुक में जो कैरिंग अमाउंट है ना, उसका टैक्स बेस भी वही है। अगर यहां पे एक चीज लिखा होता, टैक्स बेस ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट इज 5 करोड़, तो टैक्स बेस 5 करोड़ है, जो डिडक्शन मिलने वाला है टैक्स, वो लोग बोलेंगे तुम कुछ भी करो, हम 5 करोड़ तक का ही देंगे। और हमने अपने बुक में ये कंसोलिडेशन करने के बाद या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन करने के बाद हमने 7 करोड़ पे बताया उसको, न्यू जो कैरिंग अमाउंट है 6 से 7, फिर उस हिसाब से निकलता। कंफ्यूजन है या क्लियर है? हाँ, तो वो अजम्पशन है, बट ठीक है, ये जरा इसको कट कर देते और लिख देते हैं अपना INA में। तो पहले लिख देते बुक वैल्यू ऑफ INA, बुक वैल्यू ऑफ INA which is 600 lakhs and we are assuming this is tax base 2 plus we need fair value, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इन वैल्यू। तो इंक्रीज कितने से कर रहे हो, 100 से। वहां पे कुछ ऐसे समझाया था, जितने से भी इंक्रीज होगा उसका टैक्स का इफेक्ट अपोजिट आ जाएगा, अगर वैसे याद नहीं रहता तो वैल्यू बड़ी है तो DTA या फिर DTL जो भी क्रिएट होगा वो रिवर्स में होगा, डिफर्ड टैक्स क्रिएट होगा। और एक्चुअली माइनस में कर रहे हो आप, असेट की वैल्यू को कम कर रहे हो, तो मतलब क्या क्रिएट किया रहेगा, लाइबिलिटी ही क्रिएट किया रहेगा। अगर असेट की वैल्यू बढ़ती तो DTA क्रिएट होता कभी भी एडजस्टमेंट में। तो वो कितने का रहेगा आपका, 100 का कितना परसेंट है, 20। INA कितना आ जाएगा, 680। आप बोलो तो इसको मैं डिटेल में भी समझाता हूं, या तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद आके काम चल जाता है, आपको याद आता है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, और आगे कुछ आगे स्टेप नंबर 5 क्या होता है, गुडविल। पहले चलो गुडविल निकाल देते फिर आगे देखते हैं। कैलकुलेट गुडविल, तो स्टेप नंबर 5, ये सारी चीजें डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही चल रही हैं। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब इसमें अगर लिखूंगा, देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन, और आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट, विच इज, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले 75% है, और जिसके लिए कितना रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट का आया आंसर, 705 लैक्स। एक चीज खाली मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर, मतलब लास्ट लाइन पढ़ना जरा, एक लास्ट लाइन, कंप्यूट द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, कुछ पूछा है। इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ABC लिमिटेड अंडर बोथ मेथड्स परमिटेड बाय Ind AS 103 फॉर द इनिशियल कंप्यूटेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मतलब अपने को दोनों से निकालना है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ ना, उससे 2 कॉलम में ही बना देता हूँ, नहीं तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, ये लिखने के बाद NCI एट द रेट फेयर वैल्यू, और यहाँ पे NCI एट द रेट पसना। तो एक फुल है जो F से स्टार्ट होता है और P से आपका प्रोपोर्शनेट वाला। अब मुझे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 705 लाख का ये इन्वेस्टमेंट है, ये है 705 लाख का इन्वेस्टमेंट,
प्लस इसमें हम क्या करते हैं एनसीआई, दो मेथड है ए और बी, पहला है फेयर वैल्यू, दूसरा है पसना करके। अच्छा फेयर वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इट वाज गिवन, अगर आपको याद आए तो 120 लाख शेयर थे जिसमें से 25% शेयर एनसीआई हो जाएंगे बिकॉज 75% हमारे पास है, और उस हर एक की फेयर वैल्यू कुछ पहले वाले इसमें दी थी, अगर आप देखोगे कितनी दी थी 6 रुपीज। सो कितना आ जाएगा 180 लैक्स। अच्छा ठीक है, और उस हिसाब से एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पे मैंने वो पसना वाले के लिए। देन माइनस आपका आता है INA, एक्चुअल में ये है 75%, ये है 25, और उसमें से टोटल आपके 100% यहाँ से माइनस हो जाएंगे ये दोनों ऐड होने के बाद। अच्छा अब आपका INA कितना आया है, तो 680 लैक्स आया है। अकॉर्डिंगली आपका गुडविल कितना आया रहेगा, गुडविल भी 205 लैक्स। अच्छा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सबसे पहले ये 680 है, तो आपको समझते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट मतलब कैसे निकलेगा, तो हम ऐसा बोलेंगे कि 680 तो 25% वो इंडिकेट करेगा, तो कितना आ जाएगा 170। तो आंसर ये आपका गुडविल रहेगा। एक फुल गुडविल है जो ज्यादा वाला दिख रहा है आपका फेयर वैल्यू पे, और प्रोपोर्शनेट पे पार्शियल गुडविल है। अब एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा गया था, अब ड्यूरिंग सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, ड्यूरिंग द 9 months एंडेड ऑन 31st March 2018, 9 महीने खत्म हो जाते हैं, जेके लिमिटेड हैड अ पुअरर देन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, जितना सोचा था उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। देयरफॉर ऑन 31st March 18 it was necessary for ABC Limited to recognize an impairment of goodwill arising on acquisition of JK Limited amounting to 10% of the total computed value। मतलब impairment कितने से होगा, 10% से होगा जितना का भी गुडविल है। तो ये गुडविल ये कब रहेगा मालूम है आपका, ये रहेगा ये डेट ऑफ एक्विजिशन पे 1 जुलाई 17। देन लेस क्या हो जाएगा आपका इम्पेयरमेंट, ये कब होगा, तो 31st March 18 को, विच इज 10%। तो 10% कितना आता है, तो 20.5 लैक्स, और यहाँ पे आ जाएगा अगर ये रहेगा तो 19.5 लैक्स। देन यहाँ पे आपका रिवाइज वैल्यू आ जाएगा गुडविल का, गुडविल क्या हुआ, अच्छा कितना आएगा आंसर जरा बताओ, बिकॉज यहाँ पे डेटा मेरे को समझ नहीं आ रहा, आगे पीछे लिखा हुआ है, आप आंसर जरा कैलकुलेट करके बताना, या तो चलो ठीक है अपने पास 1 अच्छा डन ओके।